नमस्कार दोस्तों। आज से हम YouTube पर एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो किस तरह का है, हमारा प्राचीन भारत कितना गौरवशाली है। बेसिकली प्राचीन भारत की शुरुआत पाषाण काल से लेकर गुप्तोत्तर काल के मध्यकाल तक माना जाता है। जहां तक हम बात करें कि 750 ईस्वी तक का काल प्राचीन काल का काल माना जाता है। प्राचीन काल को मुख्यतः रूप से 8 भागों में बांटा गया है। जैसे कि हमारा पहला भाग है पाषाण काल। यह काल जो है पत्थरों का काल है, जिसमें पत्थरों के उपकरणों का यूज किया जाता है। ये कई लाख सालों का काल है। दूसरा हमारा फेज आता है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसकी शुरुआत इतिहासकारों द्वारा माना जाता है कि ये तकरीबन 2500 बीसी से लेकर 2000 बीसी तक का काल सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में देखा जाता है। फिर तीसरा फेज हमारा आता है वैदिक सभ्यता। इसमें 2 भागों में इसको बांटा गया है, जिसको हम पूर्व वैदिक काल का भी काल मानते हैं और ऋग वैदिक काल का, यानी कि पूर्व और ऋग वैदिक काल जो हमारा है ये बेसिकली एक ही है। इसका काल है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। फिर इसके बाद का जो काल है उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, जिसकी शुरुआत होती है 1000 बीसी से लेकर 500 बीसी तक। हमारा चौथा जो काल आता है इसे कहते हैं महाजनपद काल, यानी इसको हम रिलेट करें, ये हमारा एक धर्म सुधार आंदोलन का काल है। इसकी शुरुआत हमें 6वीं सदी ईसा पूर्व से आरंभ होती है और अगली कई सदियों तक चलती रहती है। फिर इसके बाद का काल आता है हमारे मौर्य वंश साम्राज्य का काल। हम इसकी शुरुआत मानते हैं 322-21 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक। फिर इसके बाद आता है मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्यों के पतन के बाद वाले काल को हम मौर्योत्तर काल के नाम से जानते हैं, जिसकी शुरुआत होती है 185 बीसी से लेकर 319 ईस्वी पूर्व तक। यानी कि यहाँ पे देखिए 185 ईस्वी पूर्व से लेकर 319 ईस्वी तक। फिर इसके बाद का काल आता है गुप्त काल, जो कि हमें इसका शुरुआत माना जाता है 319 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक। फिर इसके बाद का जो काल आता है इसे कहते हैं गुप्तोत्तर काल। यही हमारे प्राचीन भारत का सबसे अंतिम फेज है। इसकी शुरुआत मानी जाती है 550 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी तक, यानी कि 8वीं शताब्दी के मध्य तक का काल हमारा प्राचीन भारत में माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि मौर्योत्तर काल जो है, इसमें ये मौर्योत्तर काल क्यों रखा गया, जबकि मौर्य साम्राज्य का जो वंश था इसका मानते हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य की इसने स्थापना की, अखंड भारत बनाया। और इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जो मौर्य काल के बाद का जो काल आया उसे हम मौर्योत्तर काल के नाम से जानने लगे, क्योंकि जब ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो मौर्य वंश था जब इसका पतन हुआ तो कई सारी जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी ये उभर गई और कई सारे विदेशी जो हमलावर थे इन्होंने भारत पर आक्रमण किया और विभिन्न क्षेत्रों में अपना शासक किया। ये हम मान नहीं सकते कि किसी एक राजा ने भारत के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया हो और शासन किया हो, ये हम नहीं कह सकते। फिर जब हम बात करते हैं जो हमारा प्राचीन इतिहास है, इसको हम किस आधार पर हम मानते हैं कि ये हमारा प्राचीन इतिहास है। स्रोत एवं कालखंड होते हैं जिसके जरिए हम ये पता लगाते हैं कि हमारा प्राचीन इतिहास प्राचीन काल से लेकर गुप्तोत्तर काल तक है। परंतु जब हम बात करते हैं द ग्रेट बुक ऑफ हिंदूज, जो कि मैक्स मुलर की किताब है, उसमें हमें ये पता लगता है कि हमारा जो प्राचीन भारत था वो वैदिक काल सभ्यता थी, वहां से शुरुआत इसकी मानी जाती है 1500 बीसी से। परंतु जब हमने 1920-21 में खुदाई की, जिसमें मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता भारत में मिले, तब हमें पता लगा कि हमारा प्राचीन भारत असल में पाषाण काल से शुरू हुआ था। स्रोत और कालखंड जो है ना दोस्तों, वो उसके आधार पर हम मतलब कि हम अपने प्राचीन भारत को कैसे समझते हैं, एक समझते हैं पुरातात्विक आधार पर और एक समझते हैं ऐतिहासिक आधार पर। पुरातात्विक आधार क्या है, मतलब कि हम अपने क्षेत्रों में खुदाई करके और खनन विधि से हम ये पता लगाते हैं, जो सामानें मिलती हैं कार्बन 14 डेटा रेटिंग सिस्टम की मदद से हम ये पता लगाते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी महान थी और कितनी पुरानी थी। और जो हमारा साहित्यिक स्रोत है इसमें हम ऐतिहासिक किताबों के जरिए पढ़कर ये पता लगाते हैं कि हमारा जो प्राचीन भारत है वो कहाँ से शुरू हुआ है। जो हमारा पुरातात्विक विभाग है, पुरातात्विक स्रोत है,
वो खनन से मिलने वाली वस्तुओं के आधार पर हम अपने भारत की प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर हम बात करें कि ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये एक ऐसी डिपार्टमेंट है जो कि पुरातात्विक विभाग का काम संभालती है और ये सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन आती है। लगभग इसका जो बजट होता है 200 करोड़ के आसपास इसका सालाना बजट होता है। और 1500 BC में जब हमारी एशियंट इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत जो कि द ग्रेट बुक ऑफ हिंदूज के मुताबिक मैक्स मुलर ने बताई थी, इसका खनन 1920-21 के बाद खुदाई के दौरान होना शुरू हो गया। बेसिकली हम अगर बात करें कि हम किन कालखंडों के आधार पर, बेसिकली हम 3 कालखंडों के आधार पर अपने प्राचीन इतिहास को समझते हैं। सबसे पहला कालखंड जो है वो उसे हम कहते हैं पूरा ऐतिहासिक कालखंड, यानी कि जिसमें यानी कि ये पाषाण काल से आप इसे रिलेट कर सकते हैं, जिसका इतिहास सिर्फ पुरातात्विक स्रोत पर निर्भर करता है, कोई लिखित स्रोत हमारे पास नहीं है। और जो दूसरा हमारे पास कालखंड आता है उसे कहते हैं आधि ऐतिहासिक काल, जिस काल का लिखा हुआ स्रोत तो है और हमारे पास पुरातात्विक स्रोत भी है, परंतु हम उसका जो लिखा हुआ स्रोत है उपयोग में नहीं लगा पाते, क्योंकि हम उस समय की लिपि के बारे में समझ ही नहीं पाए, उसका ज्ञान ही नहीं है हमें। और तीसरा जो कालखंड है उसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। लिखित स्रोत का उपयोग कर रहे हैं हम इसमें हम लिखित स्रोत है जो इतिहास की किताबें हैं उनके आधार पर हम इतिहास लिखते हैं और लोगों को समझाते हैं। जो हमारा प्राचीन भारत है उसके जो प्राचीन भारत के इतिहास के जो स्रोत हैं वो साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत तो मैंने आपको बता दिए। अब जो ये साहित्यिक स्रोत है इसमें भी हम किन किन स्रोतों का उपयोग करते हैं। हमारा पहला जो स्रोत है उसे कहते हैं देसी स्रोत और जो दूसरा स्रोत है उसे कहते हैं विदेशी स्रोत। जो हमारा देसी स्रोत है इसमें भी 2 तरह के स्रोत आते हैं। एक स्रोत आता है धर्मित्र स्रोत और एक स्रोत आता है धार्मिक स्रोत। अब जो हमारे ये साहित्यिक स्रोत है, इस साहित्यिक स्रोत का जो देसी स्रोत है, इसका जो धार्मिक स्रोत है ना, इसमें भी कई सारे मतलब कि खंड हैं, क्या क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जो हमारा पहला है उसे कहते हैं वैदिक साहित्य, इसे हम श्रुति साहित्य भी कहते हैं। दूसरा जो है इसे हम धर्म ग्रंथ यानी सूत्र साहित्य और स्मृति साहित्य के नाम से जानते हैं। तीसरा हमारा बौद्ध साहित्य आता है। चौथा हमारा जैन साहित्य आता है। पांचवा हमारा वैष्णव एवं शैव साहित्य आता है। छठा हमारा पुराण आता है। सातवां हमारा धर्मशास्त्र, यानी कि जो वेदांग है वो धर्मशास्त्र का ही पार्ट है। वेदांग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो हमारा धर्मेत्र साहित्य है इसमें क्या क्या चीजें आती है, इसमें हमारा नाटक आता है, इसमें हमारा कथा आता है, कथा साहित्य आता है, काव्य आता है, कोश साहित्य आता है, जीवन चरित्र आता है, व्याकरण आता है, कामसूत्र आता है, अर्थशास्त्र आता है, विज्ञान, गणित, भाषाएं, लिपि, दार्शनिक साहित्य, इन सब साहित्यों को मिलाकर हमारा धर्मेत्र साहित्य का निर्माण होता है। यदि पुरातात्विक स्रोत हमारे पास नहीं होते तो आज भी हम अपने प्राचीन भारत की शुरुआत वैदिक काल से ही मानते, क्योंकि हम जब ये प्रमाण करते हैं, जो हमें चीजें मिलती हैं पुरातात्विक स्रोत और जो हमारा ऐतिहासिक स्रोत है, इन दोनों को हम मिलाते हैं कि क्या हमारी जो ऐतिहासिक स्रोत है, लिखित रूप से जो हमारे पास स्रोत है, वो हमारे पुरातात्विक स्रोत से मैच खाती है। अगर ये हमारी पुरातात्विक स्रोत से मैच खाती है तो हम ये मानेंगे कि उस काल में जिस इतिहासकार ने ये बातें लिखी हैं, प्रमाणित किया है, वो 100% सही है। अगर हम बात करें कि वैदिक काल का इतिहास हम कैसे जानेंगे, वैदिक साहित्य के माध्यम से वैदिक काल का इतिहास जानते हैं, परंतु एक इसमें संदिग्धता है। चूंकि जो हमारा वेद की रचना है इसका काल निर्धारण करने में बहुत ज़्यादा मतभेद है। किसी भी इतिहासकार ने इसका काल निर्धारण मतलब ये नहीं बता पाए कि असल में जो हमारा वेद है इसकी रचना कब हुई है। इसलिए इसके अध्ययन में पुरातात्विक सामग्रियों का उपयोग करना संदिग्ध माना जाता है। जो हमारा वैदिक साहित्य है वो धर्म ग्रंथ से कैसे अलग है। जब हम बात करते हैं वैदिक साहित्य की तो हमारा ये बिलीव है इतिहासकारों का कि ये जो वैदिक साहित्य है इसे हम भगवान की रचना मानते हैं और इसे हम श्रुति साहित्य कहते हैं। जबकि जो हमारे धर्म ग्रंथ है इसके रचयिता को हम मानते हैं कि मनुष्य हैं, ये इनके रचयिता मनुष्य हैं, ब्राह्मण हैं। इसमें ब्राह्मणों के नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पूजा पाठ, कर्मकांड के विचारों का ज्ञान है। जो हमारा बात करते हैं धार्मिक साहित्य का, जो तीसरा साहित्य है बौद्ध साहित्य। इस बौद्ध साहित्य में हमें बौद्ध धर्म से विचारक
उनके कालखंड के बारे में, उनके आचरणों का नियम के बारे में, उन कालखंड के कई महान व्यक्तियों की जीवनी के बारे में, जातक कथाओं के बारे में, अवदान कथाओं के बारे में गहन जानकारी मिलती है, जिसके जरिए हमें इतिहास की जानकारी मिलती है कि उस कालखंड में क्या क्या चीज़ें हुई होंगी। जो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत जो हमारी ये जातक कथाएं हैं, इसी में इतिहास छिपा हुआ है। और इसके बाद हम बात करें पुराण की, ये धार्मिक साहित्य भी है और ऐतिहासिक साहित्य भी। इसमें हमें यह बताया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवों का विकास कैसे हुआ, मानव का जन्म, वंशानुचित के माध्यम से इतिहास की जानकारी इसमें मिलती है। अगर हम इतिहास के, ये तो हम कह नहीं सकते कि इतिहास पहले नहीं था, इतिहास पहले था। जो ये तीन लोग हैं, मागध, सूत और चारण, ये ऐसे इतिहासकार हैं जो कथाओं के माध्यम से लोगों के पास जा जाकर इतिहास सुनाते हैं। जो हमारा प्राचीन भारत है, उसका ज्ञान दो भागों में बांटा गया है, एक विज्ञान और एक नीति। विज्ञान में हम वैज्ञानिक से रिलेटेड बातें करते हैं, जबकि नीति में हमें इतिहास, नीति शास्त्र का अंग मिलता है। जब हम बात करें कि अपने प्राचीन भारत में, तो एस्ट्रोलोपिथेकस नाम, ये टर्मोलॉजी जो है, इसमें क्या हमें पता लगता है कि जब जो हमारा मनुष्य था, वो बंदर से मनुष्य बनने की दशा में जब पहली बार मुड़ा, इस अवस्था को एस्ट्रोलोपिथेकस के नाम से जाना जाता है। इसका प्रमाण भी हमें प्राचीन भारत में, अपने भारत में ही मिला है। यहीं से भारत की इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। यही वो पाषाण काल है जहां से हम अपने भारत की इतिहास की शुरुआत मानते हैं। अब जो हमारा भारतीय धर्म था, ये भी आगे चलकर दो भागों में बट गया है, एक ब्राह्मण धर्म और एक श्रमण धर्म। ब्राह्मण धर्म बेसिकली वो धर्म था जिसमें वेद साहित्य, वेद, देवांग, जो कि एक धर्म सूत्र का ही हिस्सा है, स्मृतियां। जब हम धर्म सूत्र और स्मृतियां को मिला देते हैं, तब इससे जो चीज बनता है उसको कहते हैं धर्म शास्त्र। और फिर इसके बाद महाकाव्य और पुराण आते हैं। जो श्रमण विचारधारा के जो धर्म है, उन्हें बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य आता है। और जब हम बात करते हैं वैदिक साहित्य को, इसको तो मैंने आपको बताया कि इसे श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। इसके बारे में मान्यता क्या है कि ये जो रचनाएं हैं वैदिक साहित्य, ये ईश्वर की रचना है, इसलिए इसको अपरुष्य कहा गया है, जिसकी रचना मानव के द्वारा नहीं किया गया हो। इसे नित्य कहा जाता है, जो कि इटर्नल है, जो हमेशा था और हमेशा रहेगा। शेष सभी जो रचनाएं हैं, उसे ब्राह्मण की रचनाओं का नाम दिया गया है। और इनकी मान्यता है कि ये रचनाएं वैदिक साहित्य के आधार पर लिखी गई हैं। जो हमारा धर्म सूत्र और स्मृतियां, धर्म सूत्र और स्मृतियों में ब्राह्मणों के विचारकों के लोगों को आदर्श जीवन जीने का पाठ पढ़ाया है। इसके अंतर्गत नैतिकता, सामाजिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, स्त्री पुरुष संबंध, राज्य व्यवस्था, कर प्रणाली आदि के मुद्दों पर विस्तार से नियम और विधान बताए गए हैं। जो हमारा धर्म शास्त्र जो है, ये अनुशासनात्मक ग्रंथ है, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं लॉ बुक है, जिसमें हमें यह बताया गया है कि लोगों को क्या क्या चीजें करना चाहिए, क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। जो इसका दृष्टिकोण है, ये ब्राह्मणवादी है और ये पितृसत्तात्मक है। इसकी राज्य व्यवस्था आदर्शवादी है और इस बुक में यह बताया गया है कि राजा द्वारा प्रजा पर भूमि का कर 1/6 भाग का होना चाहिए। इसकी अनुशंसा की गई है। अगर हम आगे चलकर बात करें वेदांग के बारे में, वेदांग क्या है? वेदांग को हम बेसिकली बात करें तो इसे हम जो वेद को ठीक से पढ़ने, उसका सही से उच्चारण करने, अर्थ समझने, ज्योतिषी संबंधी ज्ञान का उपयोग करने, कर्मकांड संबंधी उपयोग करने, सामाजिक मार्गदर्शन करने की ऐतिहासिक रचनाएं हैं। बेसिकली जो वेदांग है, इसे 6 भागों में बांटा गया है। पहला जो है शिक्षा। उद्देश्य क्या है? इसमें वेद की जो उच्चारण है, इसको सही ढंग से सिखाने की बात कही गई है। इसके एक बहुत ही प्रख्यात किताब है जिसको हम प्रतिशाक के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है छंद। इसमें इसके जो रचयिता है, इसके रचयिता पिंगल मुनि है। तीसरा है यास्क, निरुक्त इसकी एक किताब है। इसमें जो कठिन शब्द हैं और उसके उत्पत्ति शास्त्र के बारे में बताया गया है। चौथा है पाणिनि, यानी कि व्याकरण की रचना। पाणिनि ने व्याकरण की रचना की। इनकी किताब है अष्टाध्यायी। इनके अष्टाध्यायी के ऊपर में पतंजलि लेखक ने महाभाष्य नाम का किताब लिखा, जिसमें अष्टाध्यायी को इन्होंने सरल भाषा में समझाने की कोशिश की। अगर हम बात करें तमिल साइड में जाकर, कि तमिल साइड में एक बड़े ही लेखक हुए हैं तोल्काप्पियर, जिन्होंने तोल्काप्पियम नाम के व्याकरण की किताब लिखी, तमिल व्याकरण की। अगर हम अगले वेदांग की बात करें, 5वें नंबर की, उसे कहते हैं लुगध मुनि। ये ज्योतिष के ऊपर लिखी गई किताब है। छठे की बात करें तो ये है कल्प, यानी कि इसमें क्या क्या शामिल किया है। जो कल्प हमारा वेदांग है, इसमें क्या क्या
कर्मकांड और धर्मशास्त्र को शामिल किया गया है। कर्मकांड आधारित जो साहित्य हैं, इन कर्मकांड आधारित साहित्य को स्त्रोत साहित्य और गृह साहित्य में बांटा गया है। स्त्रोत साहित्य में हमें यह बताया गया है कि बड़े बड़े यज्ञ कैसे किए जाए। स्त्रोत साहित्य का एक पार्ट है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र में हमें यह बताया गया है कि यज्ञ की वेदिका कैसे बनाई जाए। यज्ञ की वेदिका बनाने के लिए उस टाइम एक बहुत ही प्रचलित बुक थी जिसे हम ज्यामितीय बुक के पद्धति के नाम से जानते हैं। ये गणित की बुक है। अगर हम बात करें गृह सूत्र की, इसमें गृहस्थ जीवन के अनुष्ठानों का विधान है, 16 श्रृंगार का वर्णन है। आगे चलकर हम बात करें धर्मशास्त्र के आधारित जो साहित्य है उनकी, तो इसमें धर्म सूत्र आता है जिसमें हमें नैतिकता, समाज की वर्ण व्यवस्था, पितृसत्ता, राजा के आदर्श कि राजा के क्या क्या आदर्श होने चाहिए, कि राजा को अपने प्रजा से भू का 1/6 हिस्से का कर ही लेना चाहिए, इन सब चीज़ों को शामिल किया गया है। जो हमारा साहित्यिक स्रोत का जो पार्ट है, इसमें एक बहुत ही प्रचलित बुक है राज तारांगणी। ये एक प्रचलित बुक है जिसके लेखक है कलहण। इनको हिंदुओं का, ध्यान से सुनिएगा, इनको हिंदुओं का प्रथम इतिहासकार माना गया है। आगे चलकर जो राज तरंगिणी बुक के लेखक हैं ये 3 हो गए हैं। पहले है कलहण, दूसरे है जोनराज और तीसरे हैं श्रीवर। इन्होंने कश्मीर पर इतिहास लिखा है। अगर हम बात करें धर्मसूत्र की, ये धर्मसूत्र में क्या क्या है? धर्मसूत्र में आप स्तंभ, बोधायन और गौतम, ये ऐसी किताबें हैं जो धर्मसूत्र पर आधारित हैं और इसे इतिहासकारों ने लिखा है। अगर हम बात करें धर्मित्र साहित्य की, इसमें हमें काव्य देखने को मिलता है, नाटक देखने को मिलता है, जैसे कि भाष्य, अश्वमेघ, कालिदास, सुरदुक। तीसरा हमारा जो आता है इसे हम कथा साहित्य के नाम से जानते हैं, जिसमें एक प्रचलित कथा है पंचतंत्र, जिसके लेखक माने जाते हैं विष्णु शर्मा। तीसरा आता है हमारा कोश साहित्य, यानी कि हम बात करें कोश साहित्य की, उस कोश साहित्य क्या है? कोश साहित्य उस काल की पूरी जानकारी को, सभी विषय की पूरी जानकारी को छोटे छोटे ब्रीफ में एक ही किताब में लिख दी गई हो। इसका बड़ा ही प्रचलित किताब है अमरकोश, जिसके लेखक है अमर सिंह। और इसके बाद जो किताब आती है उसे कहते हैं अभिधान रत्नमाला, जिसके लेखक है हलायुध। व्याकरण, जो इसमें हमारा 5वां है व्याकरण, इसकी बात हमने करी ली वेदांग में, जो कि है पाणिनि। इनकी जो किताबें हैं यही इसमें भी आएंगी। और अगर हम बात करें कामासूत्र की, कामासूत्र को लेकर हम भारतीयों के मन में बहुत ही गलत अवधारणाएं हैं। बेसिकली हम बात करें जो कामासूत्र है, यह प्राचीन भारत के जीवन को 4 पुरुषशास्त्र के माध्यम से जीने का रास्ता बताती है। सबसे पहले धर्मशास्त्र पर आधारित शिक्षा पर इसमें बल दिया जाता है। इसके बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर अर्थ और काम से जुड़ने की बारी आती है। अर्थ के तहत अर्थशास्त्र की रचना हुई, जिसके लेखक को हम मानते हैं कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु माने जाते हैं। इनकी एक जो इस अर्थशास्त्र का विषय है, इसका विषय है राज्य का निर्माण और संचालन कैसे किया जाए। इनके बाद कई विद्वान आते हैं जिनकी किताबें हैं, जैसे कि नीतिसार, इनके लेखक है कामादक, जो कि 7वीं सेंचुरी के हैं। फिर इसके बाद आते हैं सोम नीति शास्त्र, इनके लेखक है सोमवीर। फिर इसके बाद आते हैं सुक नीति शास्त्र, इनकी जो किताब है, इनके लेखक का पता नहीं। ये किताब 15वीं 16वीं शताब्दी के दौरान आई थी। इनका जो विषय, ये विषय है राज विषय ग्रंथ है। ये मतलब कि राज्य का संचालन और निर्माण के ऊपर ये किताबें लिखी गई है। जो इसके बाद हम बात करते हैं, मैंने बात की अर्थ और काम की। अर्थ तो हमने समझ लिया कि राज्य का निर्माण और संचालन कैसे किया जाए। अब इसके बाद जो हमारा वर्ड आता है काम, ये क्या है? काम विषय ग्रंथ के अंतर्गत यह बताया गया है कि मनुष्य की कामनाओं की पूर्ति किस प्रकार की जाए। इसके ऊपर जो किताब लिखी गई है उसे हम कामसूत्र के नाम से जानते हैं, जिनके लेखक है वात्सायन। और इनकी रचना गुप्त काल के दौरान है। इसके माध्यम से उस काल की सामाजिक जीवन, नगरीय जीवन के बारे में गहन अध्ययन करने को हमें मिलता है। फिर हम बात करते हैं विज्ञान की। सुश्रुत एक ऐसे विज्ञान है, मतलब कि जो हमारी पश्चिमी सभ्यता है उस समय ये मानती थी कि जो भारतीय लोग हैं, इन्होंने अपना सारा जीवन धार्मिक विचारधाराओं और कर्मकांडों में बिताया। इन्होंने कोई भी विज्ञान के क्षेत्र में चलकर काम नहीं किया। परंतु हमें उस काल में, प्राचीन भारत में, हमें ऐसी ऐसी किताबें देखने को मिलती हैं जिसमें हम हमारे भारत के ज्ञान के, विज्ञान के, रासायनिक ज्ञान का पूरा निचोड़ मिलता है। जिसमें हमें पहले व्यक्ति का नाम मिलता है सुश्रुत। ये सुश्रुत नाम से, सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता के नाम से शल्य चिकित्सा की किताब लिखी, जिसे हम सर्जरी के नाम से जानते हैं। फिर हमारा दूसरा जो विद्वान आता है, इनको हम चरक, इन्होंने सामान्य चिकित्सा की किताब लिखी चरक संहिता के नाम से। फिर हम आर्यभट्ट की इसमें बात करते हैं, ब्राह्म मिहिर की बात करते हैं। आर्यभट्ट और ब्राह्म मिहिर जो थे ये गुप्त काल के थे, और जो सुश्रुत और चरक थे ये मौर्योत्तर काल के विद्वान थे।
फिर इनके बाद हम बात करते हैं एक और साहित्य है प्रेम साहित्य, जिनके ऊपर किताब लिखी गई है गाथा सप्तशती, और इनके लेखक हैं हाल ये सातवाहन राजवंश के काल के हैं, मौर्यों के जो बाद का काल है उस काल के दौरान के ये विद्वान हैं। हम बात करें विज्ञान और गणित की, तो इसमें धन्वंतरी जो हैं गुप्त काल के दौरान एक बड़े ही महान चिकित्सक रहे हैं, और गुप्त काल के दौरान अष्टांग हृदय नाम की एक बुक मिली हमें, जिनके लेखक वाग्भट है। इन दोनों का विषय क्या है, मेडिकल साइंस। इन्होंने उस जमाने में इतने एडवांस लेवल पर जाकर लोगों को मेडिकल साइंस से अवगत करवाया, उपचार किए। अगर हम बात करें आगे चलकर गणित के किताब की, तो इसमें सबसे पहला जो किताब हमने देखा पीछे ही कि शूल्ब सूत्र, जो कि स्रोत सूत्र का ही एक पार्ट है, जिसमें ज्यामितीय पद्धति का हमें वर्णन मिलता है। फिर उसके बाद आती है गणित की एक और पोथी बकशाली पोथी, एक गणित की एक और किताब आती है जिसका नाम है बकशाली पोथी। फिर हम बात करें गुप्त काल के दौरान, हमें यह देखने को मिलता है कि गुप्त काल में शून्य और दशमलव का बड़े ही धड़ल्ले से यूज किया जा रहा था, और आर्यभट्ट ने 4th सेंचुरी में अपनी किताब आर्यभट्टीय में पाई का मान 22/7 लगभग के आसपास लिख दिया था, जो कि हमें यह प्रमाणित करता है कि हमारा प्राचीन भारत का ज्ञान और विज्ञान कितना ज़्यादा विकसित था, जो कि आज भी 22/7 लगभग माना जाता है। फिर इन्होंने आर्यभट्टीय बुक में हमें यह देखने को मिलता है कि पृथ्वी की त्रिज्या निकाली गई है, और इन्होंने ये बताया कि पृथ्वी स्थिर है, और इन्होंने ये बताया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चक्कर लगाती है। जो 15th सेंचुरी में एक महान वैज्ञानिक हुए कोपरनिकस, इन्होंने भी सेम बात कही, परंतु इनकी सेम बात कहने की वजह से इनको कारावास की सज़ा सुना दी गई। फिर अगर हम बात करें गैलीलियो की, गैलीलियो ने भी अपने दूरबीन से यही देखकर बोला कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चक्कर लगाती है, परंतु जब इस बात को कोर्ट में इन्होंने सिद्ध करने की बात आई, तो ये बात हुआ कि गैलीलियो ने यह स्वीकार किया कि जो उनका दूरबीन है वही झूठ बोल रहा है। यानी कि ये बहुत बड़े पश्चिमी सभ्यता के द्वारा षड्यंत्र रची जा रही थी कि जो हमारा प्राचीन भारत है वो मतलब कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विकसित नहीं, इन्होंने अपना सारा जीवन धर्म और कर्म कांडों में ही व्यतीत किया है। जो हमारे 5th सेंचुरी में ब्राह्महीर आए, इन्होंने बहुत ही खगोल शास्त्र के ऊपर किताबें लिखी। इनकी सबसे जो प्रमुख किताब थी उनको हम पच सिद्धांतिका के नाम से जानते हैं। फिर इनकी दूसरी किताब आती है लघु जातक, तीसरी आती है बृहद जातक। फिर इसके बाद हमारे मैथमेटिशियंस आए, इन्होंने लिखा जो मैथमेटिशियंस थे, इनका नाम एक मैथमेटिशियंस हैं, इनका नाम है ब्रह्मगुप्त। इनकी जो किताब है, इनकी किताब है खंड खाद्य, इन्होंने मैथ के बारे में विस्तार से लिखा। फिर 6वीं सदी ईसा पूर्व में हमारे एक दार्शनिक हुए हैं पुदुक कात्सायन, ये भौतिक शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं, जिनका वर्णन प्राचीन इतिहास में हमें देखने को मिलता है। फिर 12th सेंचुरी में लीलावती नाम से एक किताब लिखी गई जिसका विषय था बीज गणित, और इनके लेखक थे भास्कराचार्य। और फिर उसके बाद में कनाद लेखक ने वैश्विक दर्शन के ऊपर भौतिकी का जिनको जनक माना जाता है एटॉमिक थ्योरी दी। आप मान सकते हो कि उस जमाने में हमें एटॉमिक थ्योरी मिली। किस जमाने में? प्राचीन काल में। फिर बात करें हम रसायन की और धातुओं की, कि सबसे पहले हमें यह देखा गया कि तांबा और टीन का जो मिश्रण होता है, जिसे हम कांस्य कहते हैं, पहली दफा नगरीय जीवन का विकास हुआ कब? यानी कि नगरीय जीवन का जब पहली दफा विकास हुआ, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उस समय तांबे का बड़ा ही धड़ल्ले से यूज किया जा रहा था। लोहे का पहला उपयोग हमें उत्तर वैदिक काल के दौरान में देखने को मिलता है। यानी कि उत्तर वैदिक काल वो काल जो कि 1000 BC से 500 BC के मध्य रहा। उस काल में हमें जो लोहे का उपयोग है युद्ध के हथियारों के रूप में किया जा रहा था। उस समय कृषि के उपकरणों के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जा रहा था। जबकि 5th 4th सेंचुरी BC के मध्य में हमें यह देखने को मिला कि लोहे का उपयोग जो है कृषि उपकरणों के दौरान भी किया जाने लगा। और उत्तर वैदिक काल के दौरान एक जगह है सुनेरी, जहां पर हमें लोहे को गलाने की भट्टी मिली। आप सोच सकते हो कि 1600 डिग्री सेल्सियस तापमान क्रिएट उस समय हमें करके लोहे की गलाने की भट्टी मिली। तो हमारा प्राचीन भारत कितना ज़्यादा विकसित और विकसित होगा। फिर हम बात करते हैं उस समय के रसायन शास्त्री के बारे में। एक बड़े ही लोकप्रिय रसायन शास्त्री हुए हैं जिनका नाम है नागार्जुन, और ये शून्यवादी दार्शनिक हैं। ये बौद्ध धर्म के थे, बौद्ध धर्म में भी महायान धर्म के।
और महायान में भी शून्यवाद के, महायान के दो पार्ट होते हैं, शून्यवाद और विज्ञानवाद। ये शून्यवाद के दार्शनिक थे। फिर हमें गुप्त काल में एक दिल्ली में महरौली में लौह स्तंभ मिलता है जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का था, जो कि आज भी दिल्ली में सुरक्षित है, जो कि देख लो आप कई हजार सालों की नमी को, ऋतुओं को झेल कर आज भी जीवित है। तो हमें ये बताती है कि हमारा प्राचीन भारत कितना ज़्यादा विकसित था, उसमें कितना ज़्यादा ज्ञान विज्ञान की बातें थी, कितना विज्ञान के क्षेत्र में हमारा प्राचीन भारत उन्नत हुई। क्योंकि इतने 1-2 हजार साल का इतना बड़ा लंबा पीरियड जब कोई लोहा तय करता है उसमें तो जंग लग जाती है, परंतु जो दिल्ली का जो लौह स्तंभ है वो आज भी ज्यों का त्यों है, उसे आज भी रखा गया है म्यूजियम में। आगे की बातें हम कल जानेंगे, देखते हैं। गुड बाय।